बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या रियल इस्टेट माफिया की सरपरस्ती पाकिस्तान का आर्मी चीफ करता है? क्या ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते से होने वाली स्मगलिंग कोर कमांडर क्वेटा की सरपरस्ती में होती है? और क्या जीएचक्यू भी रिटेल माफिया की उंगलियों पर नाचता है? आज इन तीन बुनियादी मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ साबिक चेयरमैन एफपीआर शब्बर ज़ैदी साहब का जियो न्यूज़ पर शाहज़ेब खानज़ादा के साथ एक इंटरव्यू नशर किया गया। ये इंटरव्यू इंकशाफात से भरपूर और हर लिहाज से एक तारीख़ी इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में शब्बर ज़ैदी ने पाकिस्तानी सियासत, रियासत और माफियाज के गठजोड़ को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया है, एक्सपोज किया है, या यूं कहें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को नंगा किया है। शब्बर ज़ैदी ने ये बयान किया है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर एफबीआर टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है। ये बयान करने की कोशिश की गई है कि आखिर क्यों पाकिस्तान में टैक्स नेट में इजाफा नहीं हो सकता। शब्बर ज़ैदी ने इस बात को भी एक्सपोज किया है कि किस तरीके से मुंतखब अरकान असम्बलियों में बैठ कर हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं माफियाज के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को माफियाज फंडिंग करते हैं और इस फंडिंग के नतीजे में जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, जो माफियाज की जमहूरियत है, वो अवाम के नाम पर मुसल्लत कर दी जाती है। बज़ाहिर शब्बर ज़ैदी अपने दौर के एक्सपीरियंसेस को बयान कर रहे थे, मगर उनके इन इंकशाफात ने पाकिस्तान की फौज और उसके आला तरीन ओहदेदारों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। अब पर शब्बर ज़ैदी साहब क्या इरशाद फरमाते हैं, मुख्तसर तरीन अल्फाज में मैं इस इंटरव्यू की एक जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है वो आपके सामने रख देता हूँ। तीन बातें शब्बर ज़ैदी साहब ने बयान की। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जब मैंने रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस लगाए तो मुझे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने गिला किया कि भाई ये आपने क्या कर दिया है, हमारे लोगों के तो प्लॉट बिकना बंद हो गए हैं, डीएचए का पूरा कारोबार ठप हो गया है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, कोई प्लॉट नहीं बिक रहा। हमारे लोग तो प्लॉटों को आगे पीछे करके बिजनेस जनरेट करते हैं, तो जो कुछ आपने किया है भाई उसको रिवर्स करें, उसको तब्दील करें, ये तो हमारा पूरा रियल स्टेट का कारोबार बैठ जाएगा डीएचए के अंदर। और अब आपको इस एक इंकशाफ से पता चलेगा कि अगर रियल स्टेट का कारोबार चल रहा है तो वो किन लोगों के सर पर चल रहा है, और ये जो रियल स्टेट का सेक्टर है ये कितना ताकतवर सेक्टर है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ चेयरमैन एफबीआर को कह रहा है कि इस टैक्स को वापस ले लो या इस टैक्स की रेशो को कम कर दो। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की फौज को प्लॉटों की आर्मी करार दिया जाता है कि ये अब डीएचएस की आर्मी है, ये प्लॉटों के कारोबारों में ये जर्नैल वगैरह लगे हुए हैं। और आप ये देखिए फिर बाजवा साहब की तो रिश्तेदारी भी साबर मिट्ठू साहब के साथ, साबर मिट्ठू साहब भी प्रॉपर्टी टाइकून, और फिर उससे बढ़कर आप ये देखिए कि इमरान खान साहब का दौर तो अपनी जगह पे है, मगर आज इसाक डार साहब भी ये कहते हैं कि रियल एस्टेट पर और ज़राअत के ऊपर हम किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाएंगे, और एफपीआर और आईएमएफ के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब के दौर में भी इस रियल एस्टेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग सका, और अब मौजूदा हुकूमत भी इतनी ताकत नहीं रखती, सख्त नहीं रखती। अब ये जो अल्फाज शब्बर ज़ैदी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें माफियाज चलाते हैं, तो ये माफियाज की ताकत का अंदाज़ा लगाएं। फिर शब्बर ज़ैदी साहब भी ये भी बताते हैं कि जो स्मगलिंग की जाती थी
ईरान से, अफ़गानिस्तान से इस स्मगलिंग की सरपरस्ती बाकायदा तौर पर सर्दर्न कमांड कर रहे थे और कोर कमांडर कोयटा कर रहे थे। जब स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन किया गया तो फिर उनकी तरफ से कहा गया कि यकदम स्मगलिंग को रोकने की कोशिश मत करें। सक्खर तक, बॉर्डर से लेके सक्खर तक जो लोगों का रोजगार है वो इसी स्मगलिंग के साथ वाबस्ता है। रियासत को जितना मर्जी नुकसान हो, रियासत इनको रोजगार देने के लिए कुछ नहीं करेगी, लेकिन रियासती इदारे बहुत खुश हैं कि स्मगलिंग हो रही है, उससे उनकी जेबें भी भर रही हैं और गरीबों का पेट भी भर रहा है। रियासत को कितना नुकसान हो रहा है ये मैटर नहीं करता। और उन्होंने गवादर की एक वजीर की भी मिसाल दी जिन्होंने सपोर्ट किया उस वक्त के कोर कमांडर साहब को कि वो ठीक कह रहे हैं कि अगर ये स्मगलिंग भी बंद कर दी तो फिर क्राइम रेट बढ़ जाएगा। ये एक लॉजिक है। तो इसका मतलब ये है कि कल को आप चर्च को भी बिकने दें, यूरिन को भी बिकने दें और ड्रग्स को भी आप सेल करने दें। क्योंकि किसी न किसी का तो कारोबार इन सब चीज़ों से वाबस्ता है, चाहे उसके क्या ही इम्प्लीकेशंस सोसाइटी के ऊपर आए। बट इससे आपको एक और स्टोरी पता लगेगी कि जो कहा जाता है कि जो कंटेनर्स अफगानिस्तान जाते हैं या अफगानिस्तान से माल लेकर आते हैं, इस पर भत्ता वसूल किया जाता है और ये जो रिश्वत है ये बाकायदा तौर पर फिक्स्ड अमाउंट में ली जाती है और एफसी के ऊपर और सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये बाकायदा तौर पर हिस्सा ऊपर तक जाता है। तो इनडायरेक्टली जो इल्ज़ामात लगाए जाते थे आज एक तरह से उसकी तस्दीक की तरफ एक इशारा हो रहा है। ऑल्दो शब्बर ज़ैदी ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये उनकी सरपरस्ती में चल रहा है ये या वो खुद चला रहे हैं, लेकिन जब आप एक इल्लीगल धंधे को सपोर्ट करते हैं तो उसका दूसरा मतलब ये होता है कि आप या तो बेनिफिशरी हैं या आपकी रजामंदी से ये सारा काम चल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से दी गई कि रिटेलर्स पाकिस्तान के अंदर टैक्स नहीं देते, टैक्स नेट के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। रिटेलर से मुराद डीलर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं जो जनरल स्टोर्स चलाते हैं, कॉस्मेटिक्स के स्टोर्स चलाते हैं, हर तरह की जो दुकानें हैं उनको हम रिटेलर्स कहते हैं, परचून फरोश भी आप एक तरह से इसको कह सकते हैं। तो ये टैक्स नहीं देते। इनके ऊपर जब टैक्स नाफिज किया गया तो इन्होंने शटर डाउन की धमकी दे दी और फिर शब्बर ज़ैदी साहब को एक जीडीसी ने तलब कर लिया। हसास इदारे की बिल्डिंग के अंदर मीटिंग हुई जिसमें ताजर भी थे। उन्होंने अलन ऐलान ये कहा शब्बर ज़ैदी को, कर लो जो करना है, हम तुम्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देंगे। और यहाँ पर यह कहा गया कि आप पीछे हट जाएं। फौज की तरफ से जो भी उस वक्त के जीडीसी थे उन्होंने कहा कि आप वापस ले लें इस टैक्स को और ये हड़ताल वापस ले लेंगे। तो इतना दबदबा है इन रिटेलर्स का। अब मुफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 22 लाख दुकानदार हैं रजिस्टर्ड। इन 22 लाख में से सिर्फ 30,000 दुकानदार मामूली टैक्स अदा करते हैं। अब आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड पड़ी हुई है। अब ये तो थे कारनामे पाकिस्तान की फौज के, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के, जिसका जवाब बाजवा साहब को देना है, उस वक्त के सर्दर्न कमांड के चीफ को देना है, उस जीडीसी को देना है। और आपको अब ये पता लगेगा कि जिस फौज से इस मुल्क में तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं कि वो मईशत का पहिया चला कर दिखा देंगे, वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आ जाएंगे, वो लैंड माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो रिटेलर्स के हाथों, स्मगलर्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली जो ब्लैक इकोनॉमी है इसका अगर सबसे बड़ा इफेक्ट किसी को होगा तो बजाते खुद सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को होगा। और अपने पेट पर कौन लात मारेगा ये काम सवाल है। अब इसकी कीमत कौन देता है? इसकी कीमत देती है जी वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, जो हर चीज पर टैक्स देती है, जिसके लिए बिजली भी महंगी कर दी जाती है, जिसके लिए गैस महंगी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे बिजली चोरों को भी छुट्टी है, यहाँ पे बड़े बड़े लैंड होल्डर्स को भी छुट्टी है। अब कुछ 3 मिसालें सियासतदानों की भी सुन लें। इमरान खान साहब की जो नया पाकिस्तान बनाने के लिए आए थे, लेकिन ये कहानी इमरान खान की नहीं है, पिछले 75 साल की एक स्टोरी है पाकिस्तान के अंदर। ये बताया गया कि जनाब मुल्तान के एक जिम्मेदार को उन्होंने इनकम टैक्स का एक नोटिस भेजा
جس کے نتیجے میں 40 کے قریب MNA شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں ان سے ملاقات کے لیے آئے اور ان سے کہا کہ آپ یہ واپس لے لیں، آپ یہ نہیں لگا سکتے، ہمارے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان 40 MNAs کا تعلق تمام پولیٹیکل پارٹی سے تھا، یہ نون کے تھے، یہ PTI کے تھے، یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، اور یہ سب لوگ اس ایک نوٹس کے اوپر اکٹھے تھے، یکجان تھے، ان کی آوازیں ایک تھیں۔ یہ کبھی عوام کے مفاد کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے، کبھی یہ پبلک ویلفیئر کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے، کبھی یہ کسی نیشنل کاز کے اوپر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ وہاں ان کی لائلٹیز ان کی پارٹیوں اور ان کی پارٹیوں کے جو مالکان ہیں ان کے ساتھ ان کی لائلٹی ہوگی، ریاست اور عوام کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ سب ایک نوٹس پر اکٹھے ہو گئے، اور نصر اللہ دریشک صاحب کے تاریخی الفاظ بھی شبر زدی نے دہرائے کہ بیٹا تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم نے حکومتیں دیکھی نہیں ہیں، ہم نے یہاں دیکھا ہے، یہاں ایسے ہی چلے گا نظام، تم ہی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ تم مت پڑھو کیونکہ تم ایک کمزور آدمی ہو۔ تو یقیناً چیئرمین FBR ایک کمزور آدمی ہے، پولیٹیکل قیمت ہوتی ہے فیصلوں کی، لیکن یہ نوٹس بھی سرو نہیں ہو سکا اور ایک بڑے ذمہ دار کو آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکے۔ اس کے بعد جولرز کی بات آئی کہ جناب جولرز کو نوٹس دیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کیسے بتائیں گے کہ جو سونا پاکستان میں ہم بیچ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ امپورٹ کی تو اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو سارا اسمگل شدہ سونا ہے۔ اسی طرح بے شمار پروڈکٹس ایسی ہیں جو پاکستان کی مارکیٹوں کے اندر اسمگل شدہ سامان فروخت ہو رہا ہے۔ تو اب اگر آپ اسمگلنگ کو الاؤ کریں گے اور سلک کا کپڑا مارکیٹوں کے اندر بکے گا، برتن بکیں گے، کراکری بکے گی، دیگر چیزیں بکیں گی، تو آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کر آئیں گے، سونے کو کیسے آپ رجسٹر کریں گے جب یہ آئے گا ہی اسمگلنگ کے تھرو۔ تو یہ بھی ایک انکشاف ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا سونا اس وقت فروخت ہو رہا ہے، بک رہا ہے، سیٹس بن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسمگل شدہ سونے سے بن رہے ہیں، اور یہ کس کی مرضی اور منشا سے اسمگلنگ ہو رہی ہے یہ آپ کو سدرن کمانڈ کے چیف ہی بتا سکتے ہیں، اس وقت کے کون تھے اور اب کے کون ہیں دونوں بتا سکتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے جو زیادہ انٹرسٹنگ بات تھی وہ فاٹا کے سینیٹرز تھے۔ جب شبر زیدی صاحب بتاتے ہیں کہ فاٹا کے علاقے کے اندر انہوں نے جو سٹیل ملز ہیں وہاں پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی، تو 20 سینیٹرز اکٹھے ہو کے عمران خان صاحب کے پاس آ گئے اور ان کو یہ کہا کہ یہ ٹیکس واپس لیں، اگر یہ نہ لیا تو پھر ہم PTM کو، پشتون تحفظ موومنٹ کو فائنینسنگ کریں گے اور ریاست کے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو سینیٹرز ہیں وہ اس ملک میں جو پورا سینٹ آف پاکستان ہے وہاں پہ منڈیاں لگتی ہیں، یہ سینیٹرز پیسے دے کے ان ایوانوں میں الیکٹ ہوتے ہیں، اور الیکٹ ہونے کے بعد یہ اپنے دھندے کس طریقے سے چلاتے ہیں، نہ یہ وہاں بجلی کا بل دیتے ہیں، نہ یہ وہاں پہ کوئی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں تیار کرتے ہیں یہ پھر پورے پاکستان کے اندر بیچتے ہیں ان لمیٹڈ پروفٹ کے تحت۔ یہ شبر زیدی صاحب کی تشریح تھی ایک طرح کی۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پولیٹیکل مافیاز کتنے تگڑے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، فائنینسنگ کرتے ہیں، اور پھر جو اسمبلیوں میں منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان کو جواب دہ ہوتے ہیں، عوام کو نہیں ہوتے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک آخری اگزامپل جو تھی وہ ٹبیکو انڈسٹری کی تھی، جب تمباکو کے اوپر 500 روپے کا ٹیکس لگایا تو اس کے اوپر 40 کے قریب MNAs اور MPs نے اسد قیصر صاحب کی سربراہی کے اندر یہ کہا کہ بھائی آپ ہمارے علاقے میں انٹر نہیں ہو سکتے، آپ ہمیں رجسٹر نہیں کر سکتے، اور یہاں پر بھی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ان ارکان کے آگے لیٹ گئی۔ تو یہ وہ کہانی ہے، سٹوری ہے پچھلے 75 سال کی جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اور اگر یہ کیپٹلسٹ جمہوریت، لینڈ مافیا کی جمہوریت، اسمگلرز کی جمہوریت، اور پلاٹوں کی جمہوریت، اور ریٹیلرز کی جو جمہوریت ہے، ٹریڈرز کی، اگر یہ اسی طریقے سے چلی تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ ملک کب تک چلے گا؟ اس کی اکانومی کب تک IMF کے بوجھ کے اوپر یہ حکومت اور معیشت چلے گی؟ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اکراس دی بورڈ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب چوکیدار چور بن جائے، جب محافظ ڈاکو بن جائے،
तो फिर इकॉनमी को कौन ठीक करेगा और आप किसकी बात पर एतबार कर सकते हैं। बट स्टिल एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा इंटरव्यू बज़ाहिर तो इमरान खान साहब को साबित करने के लिए था कि मुआशी तौर पर उन्होंने तबाही और बर्बादी फैला दी। एक भी सवाल मुस्लिम लीग नून की 15 माह की कारकर्दगी से मुताल्लिक नहीं था। सरसरी सा जिक्र ज़रूर आया, इंट्रो में एंकर ने कुछ बातें ज़रूर कहीं, लेकिन इस इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा कैच था इस इंटरव्यू का वो ये था कि इस मुल्क का आर्मी चीफ वो रियल सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, डेवलपर के अंदर मुलव्वस है, प्लॉटों के अंदर मुलव्वस है, इस मुल्क का कोर कमांडर स्मगलिंग में मुलव्वस है, और इस मुल्क का जो जीडीसी जो भी मिलिट्री का अहलकार वो रिटेल माफिया के आगे लेटा हुआ है। तो ये सब सरमायादारों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, सब माफियाज का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान का और अवाम का कोई ख्याल नहीं कर रहा। तो एट द एंड ऑफ द डे ये जो एक्सपोज किया शब्बर जैदी ने, मैं ये कहता हूँ कि बल्कि इस रियासत, सियासत और माफियाज का जो नेटवर्क है इसको नंगा करके एक्सप्लेन कर दिया। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।